जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको विराम चिन्ह और निपात दो टॉपिक के बारे में बताएंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और किसी न किसी एग्ज़ाम में ये अवश्य पूछे जाते हैं। स्पेशली आपका यूपीपी और यूपीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विराम चिन्ह क्या है और किसको कहते हैं। तो विराम चिन्ह का अर्थ जो है वह है रुकना या ठहरना। जब हम अपना वाक्य लिखते हैं या शब्दों को लिखते हैं तो उनमें हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु हैं, इनके अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई गई। ये भी कई बार पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि किसके अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई गई। तो अब हम शुरू करते हैं विराम चिन्हों को और इसमें जानेंगे कौन सा चिन्ह कैसा होता है। तो पहला है अल्प विराम। अल्प विराम का साइन कुछ इस तरीके का होता है। अर्ध विराम, इसका साइन कुछ इस तरीके का होता है। उप विराम, इसका साइन कुछ इस तरीके का होता है। पूर्ण विराम, ये इस तरीके का होता है। प्रश्नवाचक इस तरीके का है। विस्मयादिबोधक या आश्चर्यजनक, ये इस तरीके का। और निर्देशक या डैश इस तरीके का है। कोष्टक 3 होते हैं, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक और मझला कोष्टक। हंस पद या त्रुटि बोधक, जब हम किसी शब्द को लिखते हैं या किसी वाक्य को लिखते हैं और उस समय हमारी अगर कोई भी बात छूट जाती तो उसको हम इस तरीके से उसके ऊपर लिख देते हैं, तो ये हमारा हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह कहलाता है। आगे देखते हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह हमारा कुछ इस तरीके का होता है। और आगे देखते हैं ये पाद चिन्ह, ये योजक चिन्ह की तरह ही बट ऊपर लगता है, ये कुछ इस तरीके का होता है। लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह, ये जब हम लोग किसी बड़ी चीज को शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे हम लोग डॉक्टर लिखते हैं तो उसको कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, तो ये इसको डॉक्टर लाघव के हिसाब से याद रखिए कि डॉक्टर मतलब लाघव, अर्थात डॉक्टर के पीछे जो चिन्ह लगता है उसको हम लोग लाघव चिन्ह कहते हैं। अगला देखते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का मतलब होता है जब एक ही बात को हम लोग 2 बार लिखना चाहें या अधिक बार तो हम उसको कुछ इस तरीके से साइन बना देते हैं। अगला देखते हैं उद्धरण या अवतरण चिन्ह। उद्धरण और अवतरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, एक इकहरा उद्धरण चिन्ह और एक दोहरा उद्धरण चिन्ह। ये किसी बात या किसी तथ्य को दिखाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक पदों में भी किया जाता है और विपरीत चीजों को दिखाने के लिए किया जाता है। और अगला देखते हैं लोप या लोप सूचक। तो ये कुछ इस तरीके के साइन होते हैं। विकल्प सूचक, विकल्प सूचक में जब हम किसी बात को 2 तरीके से बताते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि राम या श्याम, तो उसमें हम लोग इस तरीके का ऑब्लिक चिन्ह लगा देते हैं, इसको विकल्प सूचक चिन्ह कहते हैं। तुल्यता सूचक चिन्ह, अर्थात जब हम किसी में समानता व्यक्त करते हैं तो ये तुल्यता सूचक या बराबर का चिन्ह लगाते हैं। टीका सूचक, तारक या फुटनोट, तो ये इस तरीके से चिन्ह होता है। फुटनोट मतलब जैसे हम लोग 1 2 3 टाइप से ऐसे नोट्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं। समाप्ति सूचक चिन्ह इस तरीके का होता है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह या इसी को हम लोग प्लुप्त स्वर भी कहते हैं, तो इस तरीके का होता है। पाद बिंदु, ये इस तरीके का साइन होता है। तो ये विराम चिन्ह आपको हमने ये चिन्ह बताए हैं और ये इतने विराम चिन्ह हमसे डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि कौन सा चिन्ह किस प्रकार का होता है, निम्न में से कौन सा चिन्ह है। और सबसे ज्यादा अगर देखेंगे प्रयोग की दृष्टि से तो सबसे ज्यादा प्रयोग विराम चिन्ह में पूर्ण विराम चिन्ह का किया जाता है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है पेपर में। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा है निपात। चूंकि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं इसलिए 2-3 टॉपिकों को एक में ही समझा रहे हैं आपको। तो निपात, निपात को हम लोग दूसरे शब्दों में अवधारक भी कहते हैं और इसका जो अर्थ है वह बल प्रदान करना। अर्थात जब हम किसी वाक्य को लिखते हैं और उसमें किसी को बल देते हैं, जैसे उसने खाना खाया और उसने भी खाना खाया, अर्थात वहां पर भी शब्द जो हमने दिया है वह बलदायक का बल प्रदान करने के लिए दिया है और वह निपात शब्द हमारा। जैसे तुम खड़े हो, तुम वहां पर मत खड़े हो, तो मत हमारा निपात है। अर्थात निपात का अपना कोई अर्थ नहीं होता है और निपात का न लिंग होता है और ना ही वचन होता है, ये भी हमें याद रखना है। निपात के प्रकार की अगर बात करेंगे तो ये कुल 9 प्रकार के होते हैं और इनको हम लोग देखते हैं।
पहला है स्वीकार्य निपात, इसमें किसी भी बात की सहमति होती, जैसे जी, हाँ या हाँ जी, ये तीन आपको मिलेंगे स्वीकार्य निपात में। पेपर में पूछा जाएगा कि निम्न में से किस प्रकार का यह निपात है। अगला देखते हैं नकारार्थक, इसमें नहीं, जी नहीं, दो आते हैं। और आगे देखते हैं, इसमें हमारा लिखा हुआ है निषेधात्मक निपात, तो निषेधात्मक में मत आता है। प्रश्नबोधक देखेंगे तो इसमें ये इस तरीके का, जैसे क्या आता है। विस्मयादिबोधक में देखेंगे तो काश, काश की और क्या, इसमें विस्मयादिबोधक का चिन्ह भी दिखाई पड़ जाता है, तो इसको पहचानने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती है। अगला देखते हैं आदरबोधक, तो आदरबोधक में जी शब्द आता है, जी। तुलनाबोधक, इसमें सा लगा होता है, जैसे तुम सा कोई नहीं है। अवधारणा बोधक, तो इसमें ठीक, लगभग, तकरीबन और करीब, इस तरीके के ये शब्द होते हैं। बलदायक या सीमा बोधक, तो इसमें ही, भी, तो, तक, पर, सिर्फ, केवल आदि शब्द होते हैं। और ये हमने जो आपको बताया ये सारे के सारे निपात शब्द हैं, जितने भी बताए ये सारे के सारे निपात शब्द हैं। एक यास्क जी हैं, उनके अनुसार निपातों के भेद तीन बताए गए। एक उपमार्थक, कर्मोपसंग्रहार्थक, पद पूर्णार्थक, ये तीन हैं। इसमें इव, चित, ना, नु, आ, वा, ना, हा, नूनम, ही, खलु, अथ आदि होते हैं। अब हम लोग इसी में ही एक छोटा सा टॉपिक है उसको भी देख लेंगे कि संयुक्त अक्षरों के उच्चारण के हिसाब से ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं। तो ये तीन प्रकार की होती हैं। कई बार पूछा गया पेपर में, निम्न में से कौन सा संयुक्त शब्द है, कौन सा संप्रक्त है या युग्मक है। तो संयुक्त, संप्रक्त, युग्मक या द्वित। संयुक्त की बात करेंगे तो इसमें हमारा जो आधा जो व्यंजन रहेगा वो दो व्यंजन एक साथ मिलाकर के और एक स्वर की सहायता से बोले या लिखे जाएंगे। जैसे प्रा, पा और रा को बड़ा आ के साथ लिखा गया, जैसे म्लान, मा और ला को बड़ा आ के साथ लिखा गया, जैसे ब्रह्म, जैसे ट्रक, जैसे स्टेशन। तो ये जितने भी शब्द होंगे जो हमारे आधे होंगे, या तो किसी शब्द के पहले होंगे या फिर उसके नीचे जो है लिखे होंगे, तो ये सारे संयुक्त ध्वनि होंगी। संप्रक्त ध्वनि, जैसा कि संप्रक्त लिखा हुआ है बिल्कुल सेम याद रखना है। दो व्यंजनों के बीच में जब एक व्यंजन आता है, दो व्यंजनों के बीच में जब एक आधा व्यंजन आता है तो वह संप्रक्त ध्वनि होती है। जैसे कंबल, का और बा के बीच में आधा मा आया। जैसे बंदर, बा और दा के बीच में आधा ना आया। जैसे संबल, सा और बा के बीच में आधा मा आया। तो ये संप्रक्त ध्वनियां कहलाती हैं। आगे देखते हैं युग्मक या द्वित ध्वनि। तो इसमें क्या होता है कि एक ही शब्द का द्वित हो जाना युग्मक ध्वनि कहलाती है। जैसे प्रसन्नता में देखेंगे तो एक पूरा ना और एक आधा ना, अर्थात इसमें 3/2 की स्थिति दिखाई पड़ेगी। 3/2 का मतलब है 1 + 1/2। कहने का मतलब एक पूर्ण शब्द होगा और उसके जैसा ही वही आधा शब्द भी होगा। जैसे अछोड़, आधा ड़ा और पूरा ड़ा। जैसे मन्नत, माँ और ना, तो इसमें दो ना है, एक पूरा ना और एक आधा ना। जैसे दिक्कत, एक पूरा का और एक आधा का। तो इस तरीके से ये सारी युग्मक ध्वनियां थी। तो ये पेपर में पूछी जाएंगे और आप, आशा करता हूं कि अच्छे से इन सवालों के जवाब दे देंगे। धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।